कहानी उस दिन से खुलती है जिसे लोग आज भी कांपते हुए याद करते हैं। एंड ऑफ द अर्थ, एक ऐसी न्यूक्लियर जंग जिसने आसमान को आग बना दिया और जमीन को राख। पूरा ग्रह जैसे एक ही पल में मर गया। जो लोग किसी तरह बच गए उन्हें एक बंद शहर में छुपकर जीना पड़ा। बाहर सिर्फ तबाही थी, अंदर सिर्फ डर। हर सुबह यही सवाल होता था कि क्या आज का सूरज आखिरी होगा। वक्त के साथ सर्वाइवर्स को यकीन होने लगा कि इंसानी सभ्यता अब बस इतिहास बनने वाली है। लेकिन इसी बर्बादी के बीच चुपचाप कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों का शरीर न्यूक्लियर रेडिएशन से गुजरा था उनमें कुछ बदल गया। कोई हाथ उठाता और सामने की चीजें हिलने लगती, कोई एनर्जी को मोड़ने लगता। साफ था कि इंसान अब वही नहीं रहे। मगर ये बदलाव सबके लिए वरदान नहीं था। ज्यादातर लोग रेडिएशन से बिगड़ गए। उनके चेहरे, उनके शरीर, सब कुछ। न वो इंसान बचे न पूरी तरह मॉन्स्टर बने। आधे इंसान आधे शैतान। इन बदले हुए लोगों ने शहर से दूर उजाड़ जमीन पर अपनी अलग दुनिया बसा ली। वक्त के साथ वो डर की पहचान बन गए। सर्वाइवर्स ने उन्हें एक नाम दिया, लॉस्ट पीपल। और जिस वीरान जगह पर वो रहते थे उसे कहा जाने लगा लॉस्ट लैंड्स। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही सांस रुक जाए। बर्बादी, खौफ और मौत का जीता जागता निशान। 100 साल गुजर गए। इंसानों ने राख के ढेर से किसी तरह एक नई दुनिया खड़ी कर ली, एक नया एम्पायर। लोगों को लगा शायद अब सब ठीक होगा, शायद ये एक नई शुरुआत है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बेरहम थी। ये एम्पायर उम्मीद नहीं था, ये एक धीमी फांसी थी। हर दिन लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए टूटते रहे और बदले में उन्हें बस इतना मिलता कि वो अगला दिन देख सकें। सबसे डरावनी बात ये थी कि सत्ता और आस्था के बीच दरार पड़ चुकी थी। एम्पायर और चर्च अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। चर्च, जो कभी सिर्फ इबादत की जगह माना जाता था, अब ताकत का सबसे बड़ा खेल बन चुका था। लॉस्ट लैंड्स को पवित्र मिशन बताकर उसने शहर के बीचों बीच अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली। आम लोगों को भर्ती किया गया और जिनके पास भी कोई असामान्य पावर थी उन्हें एक ही नाम दे दिया गया, हेरेटिक, बेधर्म। अगर ऐसा कोई इंसान पकड़ा गया तो उसके लिए कोई रहम नहीं था। चर्च के वॉरियर्स उसका पीछा तब तक करते जब तक वो सांस लेना बंद न कर दे। पूरा शहर व्हाइट टेरर के साए में डूब चुका था। लोग बोलने से डरते थे, सोचने से डरते थे, यहाँ तक कि उम्मीद रखने से भी डरने लगे थे। और जब एम्पायर के रूलर्स को आखिरकार असली खतरे का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। चर्च इतनी ताकतवर बन चुका था कि उसे रोकना नामुमकिन था। सवाल अब ये नहीं था कि दुनिया बचेगी या नहीं, सवाल ये था कि अगर बचेगी तो किसके कानून पर। दुनिया उसे ग्रे एलिस के नाम से नहीं बल्कि अपोकलिप्स की आखिरी सर्वाइवर के तौर पर जानती है। वो उसी रहस्यमय लॉस्ट लैंड में पैदा हुई थी जहाँ जाना लोग मौत के बराबर समझते हैं। हजारों लोग उसकी ताकत के पीछे भागते हैं और उतने ही लोग उससे डरते भी हैं। उसकी पावर एक ख्वाब भी है और एक डरावना सच भी। उसी खामोश रात क्वीन ने चोरी से ग्रे से मुलाकात की। बिना किसी भूमिका के उसने सीधे बात रखी। उसे एक डील करनी थी। असलियत ये थी कि एम्पायर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी बीमारी अब छुपी नहीं रही थी। जैसे ही उसकी सांसें थमती, चर्च इस मौके को पकड़ लेता, बगावत भड़कती और पूरा एम्पायर आग में झोंक दिया जाता। इस आने वाली तबाही को रोकने के लिए क्वीन ने एक बड़ा जुआ खेला। उसने ग्रे को एक मिशन ऑफर किया, एक ऐसा मिशन जो शायद कोई और स्वीकार करने की हिम्मत भी न करता। ग्रे को वापस उसी लॉस्ट लैंड में जाना था और ढूंढना था एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ, ऐसा क्रिएचर जो अपना फॉर्म बदल सकता था।